हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञानी एकेडमी। मैं हूं नमन अग्रवाल, आप सभी का फेवरेट फैकल्टी और स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नए लेक्चर में, जहां आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके सीएमए फाउंडेशन का फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट, जहां पे इस लेक्चर से अपन देखने वाले हैं आपके कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना काम। जय श्री राम। ओके, सो बिफोर वी बिगिन भैया, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपके सीएमए फाउंडेशन के करिकुलम में ये जो फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वाला पार्ट है, ये कैरी करता है 30% वेटेज। 30% यानी 30 मार्क्स का, यानी 15 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में 15 एमसीक्यू क्वेश्चन 2 मार्क्स ईच के आपको देखने को मिलेंगे। तो काफी अच्छी खासी इसकी वेटेज हो जाती है हमारे अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग वाले पेपर में। कितने मार्क्स का आएगा? ये 30 मार्क्स का आएगा। बचा रिमेनिंग 70 मार्क्स का आएगा आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, अब इसमें हमको पढ़ना कितना है? तो रफली आपको सिर्फ और सिर्फ 40 पेज पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आपके इंस्टीट्यूट की मॉड्यूल की बात करूं तो टोटल लगभग 40 पेज आपको पढ़ना, और उसमें आपके 30 मार्क्स जो है वो कवर हो जाएंगे। नियरली हर एक मार्क्स आपको हर एक पेज में मिलने वाला। इसमें आपके जो चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सारे इंक्लूड हैं। ठीक है, तो कंटेंट देखोगे तो कम है, क्वेश्चंस मिला के हमको 40 पेज पढ़ना है 30 मार्क्स का, तो बहुत बढ़िया आप लोगों के लिए डील होने वाली है। तो मेरी आपको यही सजेशन रहेगी कि भैया इस पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना, कोशिश करना कि भैया 30 में से 30 नहीं तो एटलीस्ट 28 तो आपके इसमें से आने चाहिए। इतनी आपकी तगड़ी तैयारी होनी चाहिए। ये अकेला पेपर है आपका जो आपके पास और फेल में आपको क्या है डिफरेंस बना के दे सकता है इजीली। ठीक है, 30 मार्क्स कम नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, जिस उतने के लिए हमको जितनी मेहनत करनी है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो 30 मार्क्स का आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का वेटेज होने वाला है। इसके अंदर हमको नियरली 4-5 चैप्टर पढ़ने छोटे छोटे, जहां पे अपन आज फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मीनिंग एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग अलॉन्ग विथ इट्स रिलेशनशिप विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो ये हमारा लंबा चौड़ा चैप्टर का नाम। ये सिंपली हमको ये बता रहा है कि इस चैप्टर में अपने को देखना है कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। हमको पता होना चाहिए कि हम कर रहे हैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का कोर्स, सीएमए कर रहे हैं ना, तो सीएमए में ही आ रहा है वर्ड अपना कॉस्ट। ठीक है, हम आगे जाके एक बढ़िया कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटेंट बनने वाले हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, वो हमको अभी से सीखना है। ट्रस्ट मी बच्चों, जो आज आप फाउंडेशन पे पढ़ रहे हो, सेम कंटेंट है, जो सेम इंट्रोडक्शन है, ये आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी पढ़ोगे, और इसी का मिलता जुलता थोड़ा बहुत वर्ड्स चेंज करके थोड़ा और एडवांस लेवल में ले जाके फाइनल की भी आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत इसी लेवल से होने वाली है। और आगे जाके आपको फ्यूचर में भी इसी में ही मेनली वर्क करना है। तो ये ना ही सिर्फ आपको फाउंडेशन पार लगाने के काम आएगा, बल्कि लाइफ में भी आपको आपकी नैया पार लगवाने, जॉब दिलवाने, प्रमोशन करवाने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी। तो भैया इस सब्जेक्ट को आपको बहुत अच्छी तरीके से कर लेना है। एक बार को आप फाउंडेशन में अगर आप मैथ्स में वीक हो, स्टैटिस्टिक्स में वीक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ना वो इंटर पे काम आएगा ना फाइनल पे काम आएगा, और बहुत हद तक आपके प्रैक्टिकल लाइफ में भी काम नहीं आएगा। बट उसको अपने को पढ़ना है अपना पेपर निकालने के लिए, अपने ड्रीम गोल तक पहुंचने के लिए। ठीक है, बट ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, ना ही सिर्फ फाउंडेशन बल्कि इंटरमीडिएट आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करने जाओगे उसमें, जॉब करने जाओगे उसमें, और फाइनल में भी आपको काम आने वाले लाइफ लॉन्ग ये सेम कंसेप्ट जो आज अपन पढ़ने वाले हैं और आगे भी इस सीरीज में अपन करते जाएंगे, वो आपको काम आएगा। अच्छा, कॉस्ट अकाउंटिंग में टोटल अपन देखने वाले हैं आपके 20 से 25 लेक्चर्स होंगे, नियरली एवरेज 20 से 25 मिनट्स के। अगेन उतने में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का सीएमए फाउंडेशन का पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर बात है? अब डिपेंड करता है भैया मैं कितनी जल्दी वीडियो डालूंगा उसके ऊपर, प्योरली आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। जैसे ही आप फटाफट से लाइक करते जाओगे, वीडियो को शेयर करते जाओगे, मुझे दिखेगा कि हाँ भैया डिमांड आ रही है इस लेक्चर की, मैं तुरंत आपको इसके लेक्चर्स देते जाऊंगा। तो लाइकवाइज इस वीडियो का अपन टारगेट रख लेते हैं 30 लाइक्स का। जैसे ही आप 30 लाइक्स करवा दोगे, मैं कोशिश करूंगा तुरंत आपके लिए इसका पार्ट 2 भी, लेक्चर नंबर 2 भी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। अब अपन आते हैं चैप्टर पे। इस चैप्टर पे अपन क्या सीखेंगे भैया? तो ये चैप्टर में अपन देखेंगे कि कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये डेवलप कैसे हुआ, ठीक है, कहां से इसका इवोल्यूशन होते गया। क्लियर बात एकदम? ये चीज अपन इसमें देखने वाले हैं। साथ ही साथ अपन ये देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया में कैसे डेवलप हुआ, कहां से आया, कौन लोग थे जिन्होंने इसको चालू किया, और हमारे इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर जो आज की डेट में कोलकाता में है, जो दिल्ली शिफ्ट होने वाला है वो कोलकाता में ही क्यों है, जबकि सीए का अगर हम हेड ऑफिस देखें या जितने भी मेजोरिटीज हेड ऑफिस होते हैं, सरकारी हो या प्राइवेट हो, दिल्ली में होते हैं, बट हमारा सीएमए का जो हेड ऑफिस है वो कोलकाता में है। तो ऐसा क्यों है, ये भी आज के लेक्चर में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। प्लस आगे इस चैप्टर में अपन देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है भैया, इसको क्यों पढ़ना जरूरी है, बिजनेस वर्ल्ड में ये कैसे काम आता है बिजनेसमैन के। साथ ही साथ इसका स्कोप भी अपन देखेंगे कि कॉस्ट अकाउंटिंग हम पढ़ रहे हैं ये सही में हमको आगे काम आने वाला है, बस ये जबरदस्ती 4-5 चैप्टर मिला के बना दी गया और फाउंडेशन के बच्चों को टॉर्चर करने के लिए दे दिया गया। क्या ऐसा है क्या या नहीं है, ये भी अपन देखेंगे। साथ ही साथ कॉस्ट अकाउंटिंग का हम रिलेशन देखेंगे हमारे
फाइनेंशियल अकाउंटिंग से। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? वही अकाउंटिंग जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं 11th क्लास से, जर्नल, लेजर, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें कहाँ आती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। अब इसका और कॉस्ट अकाउंटिंग का क्यों रिलेशन है, क्या रिलेशन है, ठीक है, क्योंकि हमको ये समझना पड़ेगा कि जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रही थी बहुत टाइम से, सबसे पुरानी अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रही थी तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्यों आना उसको पड़ गया? ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमको भैया कॉस्ट अकाउंटिंग का इन्वेंशन करना पड़ गया? दोनों में क्या रिलेशन है? क्या दोनों सेम सेम है या दोनों अलग हैं? Same but different. तो ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है। और आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ और कॉस्ट अकाउंटेंट एज अ प्रोफेशन इंडिया में कैसे डेवलप हुआ। ये हमारे इस लेक्चर का क्या है? टारगेट होने वाला है। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो आते हैं अपन हमारे इंट्रोडक्शन पे, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो पढ़ते हैं, एवरी मॉडर्न बिजनेस हैज टू मेक इट्स वे थ्रू कीन कंपटीशन। ध्यान रखना, कीन कंपटीशन है, अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। Quick changes in social and economic environment may create impact upon the business. Changes in the political outlook of the government of the country also require adjustment in the business policies. Thus, a modern business becomes more and more complex in nature. क्या बोल रहा है? आज के हमारे टाइम में, मॉडर्न एरा में जितने भी टाइप के बिजनेसेस हो रहे हैं वो क्या है? अनसर्टेनिटी फेस करते हैं। रिस्क उनके पास होता है कि भैया प्रॉफिट आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। साथ ही साथ जिस बिजनेस इन्वायरमेंट में वो ऑपरेट करते हैं, आई होप आपने इकोनॉमिक्स मैनेजमेंट में मैंने पूरा चैप्टर है डेडिकेटेड बिजनेस इन्वायरमेंट का, वो आपने पढ़ा होगा। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में आजकल जो बिजनेस ऑपरेट करते हैं, वेर इट बी सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लीगल, ठीक है, तो ये सारे का भी अलग से इंपैक्ट होता है बिजनेस पे। तो इसलिए बिजनेस क्या है? बहुत हर तरीके से रिस्क में घिरा हुआ होता है। उसको टाइम टू टाइम अपनी पॉलिसीज जो है वो चेंज करनी पड़ती है, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना पड़ता है ताकि वो मार्केट में अपनी पोजीशन को जमा सके और एक्सपैंड कर सके और अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सके। यही यहाँ पे बोल रहा है कि आजकल का जो मॉडर्न डे बिजनेस है वो धीरे धीरे, क्योंकि उसके ऊपर इतनी सारी चीजों का इंपैक्ट पड़ रहा है, कब कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए नहीं पता, ठीक है, कब कौन सा नया टैक्स लॉ आ जाए नहीं पता, कब कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाए नहीं पता, कब पब्लिक का टेस्ट एकदम से चेंज हो जाए नहीं पता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, पहले पब्लिक क्या करती थी? रेडबुल ज्यादा पीती थी एनर्जी ड्रिंक के नाम पे, ठीक है, एनर्जी ड्रिंक मतलब रेडबुल था, बट अचानक से मार्केट में क्या आया? स्टिंग, जोरदार भैया ड्रिंक एकदम, और सारा कंपटीशन कहां हो गया? रेडबुल से जनता चली गई मैक्सिमम स्टिंग की तरफ, और स्टिंग एकदम जीरो से हीरो बन गया विद इन अ मैटर ऑफ टाइम। तो भैया कब आपके बिजनेस पे अचानक से नया कॉम्पिटिटर आ जाए, कब कौन सी नई टेक्नोलॉजी आ जाए और आपका मार्केट शेयर चले जाए, आपका बिजनेस बंद होने की कगार पे आ जाए, कुछ भी हो सकता है। आजकल का बिजनेस क्या है? बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इन नेचर है। क्लियर बात है एकदम? तो हर चीज को हमको ध्यान में रखते हुए चलना है आगे। इन ओल्डन टाइम्स, पुराने जमाने में क्या होता था भैया? जो बिजनेस कंसर्न थे वर स्मॉल इन साइज। आजकल हम जैसे देखते हैं भैया, टाटा, बिरला, रिलायंस एकदम बड़ी बड़ी एकदम जाइंट है, एकदम भैया क्या बोलूं कंपनी है, एकदम लाखों करोड़ों की ये यहाँ पे कंपनीज हो चुकी है। क्या पुराने जमाने में इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी क्या? नहीं। पुराने जमाने में क्या होता था? मेजरली छोटे मोटे बिजनेस होते थे। एक तो सबसे पहले हम बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंड थे, तो हम खुद खाते थे, ठीक है, खुद उगाते थे, खुद खाते थे, कुछ बच जाता था मार्केट में बेच देते थे, ठीक है, या हम उसको थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट कर देते थे। दूसरा, ओल्डन टाइम्स में बिजनेस क्या होते थे? टेक्सटाइल वगैरह, ठीक है, मसाले वगैरह के बिजनेस होते थे, जो अगेन फार्मिंग से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। तो मेजोरिटी हम किस पे डिपेंडेंट थे? हम एग्रीकल्चर पे और टेक्सटाइल जैसे छोटे मोटे बिजनेस पे डिपेंडेंट थे। और उस समय क्या होता था? हमारे पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, क्योंकि पॉपुलेशन भी कम थी, रिसोर्सेज हमारे पास काफी थे, ना कुछ बहुत ज्यादा बीमारी होती थी एकदम। और पुराने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ जहां भैया पॉल्यूशन जैसी बीमारी होती ही नहीं थी, ठीक है, पॉल्यूशन जैसी प्रॉब्लम नहीं होती थी, ना ग्लोबल वार्मिंग होता था। हम छोटे से घर में बढ़िया मस्त खेतों में खेलते थे, रहते थे बढ़िया तरीके से, तो बहुत ज्यादा हमारा खर्चा नहीं होता था, इसलिए बहुत ज्यादा बिजनेस करने की नीड, पैसा कमाने की नीड हमको बहुत ज्यादा नहीं थी। बट आजकल के टाइम पे क्या होते जा रहा है? महंगाई बढ़ते जा रही है, रिसोर्सेज दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। जैसे आपको पता होगा कि हम अब जो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज के बजाय हम ग्रीन एनर्जी पे शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, सोलर, ठीक है, हाइड्रल और फिर अपना विंड मिल, एयर एनर्जी वगैरह पे हम शिफ्ट होते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो काफी स्पीड से कम हो रहे हैं। तो मेजोरिटी एक ट्रांजिशन आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ते जा रहा है, ठीक है, सारी चीजों के जो प्राइसेस हैं वो क्या है? बढ़ रहे हैं। तो अब हमको पैसों की ज्यादा नीड है। तो यही सबको देखते हुए आजकल के बिजनेस क्या बहुत बड़े साइज में है, जबकि पुराने जमाने में ऐसा नहीं था। हमारी लिमिटेड नीड्स होती थी जो हमारे आसपास के सराउंडिंग से फुलफिल हो जाती थी। इसीलिए पुराने जमाने में बिजनेस कंसर्न क्या थे? स्मॉल साइज के होते थे। देयर वॉज नो कीन कॉम्पिटिशन, और कोई बहुत ज्यादा कीन कॉम्पिटिशन होता भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी क्या होते थे? लगभग सिमिलर होते थे, एक जैसे होते थे। आजकल तो क्या है भैया, आप अगर कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर रहे हो तो उसमें एक दो फीचर्स तो भैया एक्स्ट्रा होने चाहिए, कुछ उसमें अलग बात होनी चाहिए, वरना वो बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो प्रोडक्ट्स भी क्या होते थे? सिंपल होते थे, एक जैसे होते थे, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी नहीं होता था। Necessity for adjustment in business outlook due to changes in social, economic and political outlook was rare, and the owners of the business could maintain personal contact with the business and gather all information related to business wherever
नेसेसरी। क्या बोल रहे हैं भैया, क्योंकि बिजनेस का साइज छोटा होता था, बहुत ज्यादा बिजनेस, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डायनेमिक नहीं होता था, सिंपल सा होता था, तो हमको सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, इकोनॉमिकल इन्वायरमेंट में क्या चल रहा है, बहुत ज्यादा बिजनेस में इंपैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, बिजनेस का साइज छोटा है, अकाउंटिंग छोटी हो रही है, बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स हमारे क्या बन रहे हैं, छोटे छोटे बन रहे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे, तो बहुत ज्यादा हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती थी। अगर हमको चाहिए कि भैया पिछले महीने क्या सेल परचेज हुआ, छोटी सी हमारे पास अकाउंटिंग की बुक है, घुमा के अपन देख लिया। बट आजकल तो भैया बैलेंस शीट ही लंबी लंबी बन रही है, इतने सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, आप अपना यूपीआई खोल के देख सकते हो कितने सारे ट्रांजेक्शन डेली बेसिस पे हो रहे हैं, तो मंथ्स और ईयर्स में तो कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो पुराने जमाने में नहीं था। इसीलिए पुराने जमाने के जो बिजनेसमैन थे, जो बिजनेस ओनर थे, उनको अपने बिजनेस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानकारी होती थी, और नहीं भी होती थी तो उनके पास ये सुविधा थी कि भैया वो कम टाइम में पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आगे, द प्रेजेंट डे बिजनेस इज हाउएवर लार्ज इन साइज, कॉम्प्लेक्स है क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक है, कॉम्प्लेक्स इन कैरेक्टर एंड इज अंडर कीन कॉम्पिटिशन, और मार्केट में बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर्स भी आ गए। साबुन देख लो, टूथपेस्ट देख लो, इतनी सारी कंपनीज है, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, भैया आदमी तो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा ले। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन भी है आज के टाइम में। So, information relating to the business in detail, appropriate management policy on the basis of detailed information and proper execution of such policies can only bring success in the business। ठीक है, अब आज के टाइम पे क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, बिजनेस एनवायरनमेंट का भी हमको ध्यान रखना पड़ता है, उस चक्कर में क्या हो रहा है, हमको बिजनेस की एक एक डिटेल, एक एक बारीकी हमको पता होना चाहिए एज अ बिजनेसमैन। ठीक है, जब तक हमारे पास बिजनेस की डिटेल जानकारी नहीं होगी, हम प्रॉपर मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं बना पाएंगे। अगर प्रॉपर मैनेजमेंट हम पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, एग्जीक्यूशन बेकार हो जाएगा और हमको सक्सेस नहीं मिलेगी। बट इसी को उल्टा कर दो, हमको बिजनेस की प्रॉपर डिटेल है, हम अच्छे प्लान्स और पॉलिसी बना सकते हैं, अच्छी तरीके से उसका एग्जीक्यूशन होगा, वेस्टेज कम होगा, हमारे जो गोल्स हैं टाइम पे वो मीट हो जाएंगे, और ऐसे ही करके छोटे छोटे एफर्ट से हमको क्या मिलेगी, सक्सेस मिल जाएगी। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। तो आज के डेट में बिजनेस को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो इसका बेसिक क्या है कि आपको बिजनेस के बारे में छोटी से छोटी डिटेल मालूम होनी चाहिए, जो पुराने जमाने में नहीं मालूम होती थी, उसकी जरूरत भी नहीं थी। बट आज क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी दिन पे दिन चेंज हो रही है, हमको वो डिटेल जाना जरूरी है। आगे, the traditional financial accounting fails to furnish all information necessary for managing a modern business successfully। स्टार्टिंग में मैंने बोला था ना, इस चैप्टर में आज के लेक्चर में अपन देखेंगे कि भैया कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत क्यों पड़ी जब फाइनेंशियल अकाउंटिंग चल रहा था, तो उसका ये आंसर आपको मिल गया है कि जितनी डिटेल हमको आज चाहिए वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से फुलफिल नहीं हो पाती है। क्यों नहीं हो पाती, उसका भी आंसर आपको आगे मिलेगा। 10, a branch of financial accounting, that is cost accounting, has evolved and made rapid progress during the last few decades। This branch of accounting with its developing techniques and procedure has been rapidly expanding in the fields of its application। In recent year, another aspect of accounting called management accounting has been developed and is being employed in many concerns। क्या बोल रहा है भैया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो हमको बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ डिटेल नहीं दे पाता है हमारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए धीरे से कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या हुआ, आविष्कार हुआ, डेवलपमेंट हुआ। फिर कॉस्ट अकाउंटिंग से धीरे धीरे उसी का एक दूसरा वर्जन है, एक मॉडर्न वर्जन है, वो क्या है, उसको बोला जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो बेसिकली अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती है, आई होप आपने क्लास 11 में भी अपने पढ़ा होगा कि अकाउंटिंग की 3 ब्रांचेस होती है। सबसे पहला और सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर आया कॉस्ट अकाउंटिंग, और थर्ड ब्रांच इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो आप फाउंडेशन पे भी पढ़ रहे हो, इंटरमीडिएट पे भी पढ़ोगे, और जो कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग आप अभी पढ़ रहे हो, फाउंडेशन पे, इंटर पे भी पढ़ोगे, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो आप इंटरमीडिएट पे भी पढ़ोगे। और मेन 2 अकाउंटिंग का काम आपका ही है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें आपको चैंपियन होना ही पड़ेगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बार को आपको उतना अच्छे से नहीं आएगा, चल जाएगा, क्योंकि इसके लिए जो बॉडी अपने पास सीए, चार्टेड अकाउंटेंट्स, उनका मेन काम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, और आपका जो मेन काम है, प्राइमरी काम जो मैं बोलूं, वो है कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तभी आपका नाम क्या है, CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग की 2 ब्रांच, और वो भी दोनों मॉडर्न ब्रांच को आप हैंडल करोगे, और पुरानी और ट्रेडिशनल ब्रांच जो है उनको हैंडल करेंगे CA। सर क्या CMA फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले काम हैंडल नहीं कर सकते क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आप भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ोगे, ग्रेजुएशन पे पढ़ोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन पे पढ़ोगे, इवन CMA के कोर्स में भी आप पढ़ोगे, तो आप भी कर सकते हो वो काम, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट आपका जो प्राइमरी काम है, जो आपका कोर काम है, वो है आपका कॉस्ट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जिसमें आपको स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। आगे, where financial accounting limits the activity in determining the financial result of trading during a given period of time and stating the financial position on the closing date of the period, cost accounting takes the responsibility of generating information for controlling operation with a view to maximizing efficiency and hence profit, and management accounting takes the duty of assisting the management with information for planning and
डिसीजन मेकिंग। क्या बोल रहे हैं भैया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग की लिमिटेशन क्या है, वो हमको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड करता है। लिमिटेड इंफॉर्मेशन क्या, वो हमको बताता है कि भैया हमारी फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन पर्टिकुलर डेट क्या है। बैलेंस शीट वगैरह पे अपन बताते हैं ना एज ऑन 31 मार्च, तो हमको क्या पता चलता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड से कि उस पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटी है, मोटा मोटा हमारा कितना प्रॉफिट है, ठीक है। तो हमको सिर्फ फाइनेंशियल पोजीशन बताता है एक पर्टिकुलर डेट पे। वेयर कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है भैया, कॉस्ट अकाउंटिंग हमको एक ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट करके देता है जो हमको हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन में काम आएंगे, हमारे डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन को कंट्रोल करने के काम आएंगे। वो इंफॉर्मेशन हमको जनरेट करके देता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, 100 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हैं, मार्केट में 150 में हम बेच रहे हैं, ठीक है। एट द ईयर एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग से हमको ये पता चलेगा कि हमने टोटल कितना हमको प्रॉफिट हुआ, कितना हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक बचा है, कितना हमारे पास मशीनरी बचा है। बट कॉस्ट अकाउंटिंग हमको ये बताएगा कि जो प्रोडक्ट हम 100 रुपए में बना रहे हैं उसको हम कैसे 80 रुपीज में बना पाए, जिससे क्या होगा हम बेचेंगे तो 150 पे ही, बट अगर वो प्रोडक्ट हम 80 रुपीज में बना पाए तो हमारा प्रॉफिट जो है वो पर यूनिट सोल्ड 20 रुपीज से बढ़ जाएगा, ठीक है। पहले हम 50 रुपए कमा रहे थे, अब हम 70 रुपए पर प्रोडक्ट पे कमाएंगे। या कॉस्ट अकाउंटिंग हमको ये भी बताएगा कि भैया मार्केट में किस प्राइस पे हमको वो प्रोडक्ट को बेचना है। तो ऐसी सारी जो इन्फॉर्मेशन है जो डे टू डे हमको पता चलेगी, ठीक है। मैंने नॉर्मल ऊपर से बहुत ऊपर से बोला कि 80 रुपए में कोई प्रोडक्ट अपन बनाएंगे, अब 80 रुपए का भी हम पूरा डाइसेक्शन करके देखेंगे कि भैया 80 रुपए जो हमारा खर्चा लग रहा है कहाँ कहाँ लग रहा है, कितना हमको लेबर को देना पड़ रहा है, कितना रॉ मटेरियल का लग रहा है, कितना बिजली का लग रहा है। फिर एनालाइज करेंगे कि कौन से खर्चे को हम कितना कितना कम कर सकते हैं और किस तरीके से हमको प्रोडक्ट का प्राइसिंग जो है वो कम करना है, ठीक है, विदाउट सेलिंग प्राइस को छेड़छाड़ किए। क्योंकि सेलिंग प्राइस को अगर हम बढ़ाएंगे तो हो सकता है भैया कॉम्पिटिटर का अगर प्राइस कम है तो पूरी जनता क्या है उधर चले जाएगी। तो हमको अपने बिजनेस को भी देखना है, इसलिए कॉस्ट प्राइस को कैसे कम करें, प्रोडक्ट को कैसे एफिशिएंट बनाए, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम हो, ये सब हमको बताएगा कॉस्ट अकाउंटिंग, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको ये बताएगा कि भैया हमको डिसीजन कैसे लेना है, हमको और ज्यादा इंसाइट देगा कि हम ताकि अच्छी तरीके से प्लान कर पाए और प्रॉपर डिसीजन ले पाए हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, हमारे कंपनी में। क्लियर बात एकदम? हाँ जी सर। आगे, इट इज वेल नोन दैट द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग वाज इनिशिएटेड इन 1494। एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, चांसेस कम है पर आ सकता है, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं इससे आपके एग्जाम में आने के चांसेस कम है, बट क्योंकि हमारे इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया और आपके लिए बेस बनाना बहुत जरूरी है, इसलिए डिटेल में भी मैं आपको बताते जा रहा हूँ और जरूरी है। एक आध क्वेश्चन बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बोला अकाउंटिंग की कितनी ब्रांच होती है, तो आंसर आएगा 3। फिर डबल एंट्री सिस्टम कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ, आंसर आएगा भैया 1494। सिंस देन टिल the after period of industrial revolution cost accounting remains as a small branch of the financial accounting। अब 1494 से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक कॉस्ट अकाउंटिंग क्या था, बहुत ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं थी, ठीक है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी, वो एग्जिस्ट कर रहा था साथ ही साथ पैरेलली, बट बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं थी। फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ज्यादा वैल्यू दी जाती थी। बट आगे क्या हुआ, द नीड फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनल ऑपरेशन ऑफ द कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट। इंटरनल जानकारी, मैंने आपको बताया ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको क्या बोलेगा भैया कि हमने 100 रुपए में प्रोडक्ट बनाया, 150 में बेचा, 50 का प्रॉफिट हुआ और 10 प्रोडक्ट हमारे पास अभी भी पड़े हुए हैं, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताएगा। बट कॉस्ट अकाउंटिंग क्या बताएगा, जो 100 रुपए का प्रोडक्ट बताया उसमें से कितना 100 रुपए में 10 रुपए का हमारा लेबर लगा, 25 रुपए का हमारा मटेरियल लगा, 3 रुपए की हमारी बिजली लगी, ठीक है, 4 रुपए का हमारा पैकेजिंग लगा, 15 रुपए का हमारा ट्रांसपोर्टेशन, पूरा खोल के आपको प्रोडक्ट को बता देगा कि भैया कितना कितना आपका खर्चा कहाँ का लगा। लाइकवाइज आप अपना बढ़िया से डिसीजन ले पाओगे। तो इंटरनल ऑपरेशन के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग भैया धीरे धीरे डेवलप होते गया। द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक्टेड एज अ कैटलिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्री खुलने लगी, वर्ल्ड जो है धीरे धीरे प्राइमरी यानी एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाने लगी, बड़े बड़े प्लांट सेटअप होने लगे, तो उसमें हमको छोटी से छोटी डिटेल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और उसी दौरान क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, बहुत ज्यादा डेवलप हुआ, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग का बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हुआ, इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ गई फॉर द बिजनेस वर्ल्ड। Firms such as textile mills and railroads were compelled to devise internal administrative procedures to coordinate various operations involved in performance of the basic activity of conversion of raw material into finished goods by textile mill and the transportation of passenger and freight by रेल रोड्स। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे कि रेल रोड्स वाली कंपनी हो गई, टेक्सटाइल वाली कंपनी हो गई, उनको मजबूरन ये जानना पड़ा कि भैया हमको रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने में कितना चार्ज लग रहा है, कैसे कम कर सकते हैं, कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं। और वहीं ट्रांसपोर्टेशन वाली कंपनी, एक जगह से दूसरी जगह हम पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, उनके सामान को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो कितना हमको उनसे फीस चार्ज करनी चाहिए, क्या हमारे प्राइस का ब्रेकअप होगा, कितना हमारा प्रॉफिट बचेगा, ये यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग यूज होना चालू हो गया। आगे बोल रहा है ड्यूरिंग 1880s the newly formed mass distribution and mass production enterprises adapted the internal accounting reporting system of railroads to their own organization। धीरे धीरे 1880s में क्या हुआ, जो भैया ऐसी इंडस्ट्री जो मास में प्रोडक्शन करिए, बहुत भर भर के प्रोडक्शन करिए, उन्होंने ये देखा कि भैया रेल रोड वाली जो कंपनी है, जो टेक्सटाइल वाली कंपनी, ये कौन सा अकाउंटिंग लगा रही है,
हम भी वही वाला लगाते हैं भैया, उनके लिए तो बढ़िया काम करिए, हम भी वो लगाएंगे। तो उससे धीरे धीरे और जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है वहां पे भी कॉस्ट अकाउंटिंग अप्लाई होती गई। But all these along with the adaptations were exclusively focused on direct labor and direct material, जिसको प्राइम कॉस्ट बोला जाता है। तीसरा एमसीक्यू क्वेश्चन कि डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल दोनों को कंबाइनली क्या बोला जाता है? प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट। कोई भी हम प्रोडक्ट की बात करें, कोई भी हम सर्विसेज की बात करें, मैं बोलूं आपको कि खर्चा इसमें क्या लगा होगा, कितना टाइप का लगा होगा, तो मेनली आपके सबसे पहले दिमाग में दो चीज है कि एक तो रॉ मटेरियल का बता दो और दूसरा लेबर का चार्जेस बता दो। ये दो खर्चा तो भैया हर प्रोडक्ट में होता ही है, तो इसको क्या बोला जाता है? प्राइम कॉस्ट। साथ में क्या बोलता है? प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट मटेरियल को। ठीक है, यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जब धीरे धीरे इवॉल्व होते गया तो मेनली हमारा फोकस था मटेरियल और लेबर की कॉस्ट में, आगे इसमें और भी डेवलपमेंट होते गया। द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट प्रोवाइड अ मेजर पुश टू फर्दर डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है? मूवमेंट। ये अपन ने मैनेजमेंट में देखा है, ठीक है, दो टाइप के मैनेजमेंट थे, एक फ्यूल वाला, एक टेलर वाला, जिसमें एक था साइंटिफिक। तो जैसे ही साइंटिफिक मैनेजमेंट की लहर चली बिटवीन द बिजनेस वर्ल्ड, तो क्या होने लगा? कॉस्ट अकाउंटिंग भी धीरे धीरे इवॉल्व होते गया। और द पीरियड 1880 से 1925 saw the development of complex product design and emergence of multi-activity diversified corporations like DuPont or General Motors, etc. It was during the period that scientific management was developed, which lead to accountant to convert physical standards into कॉस्ट स्टैंडर्ड्स। और जैसे जैसे दुनिया बढ़ती गई, साइंटिफिक मैनेजमेंट भी धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई होते गया। लोग कंपेल हो गए कि पुरानी अकाउंटिंग के साथ साथ हमको कॉस्ट अकाउंटिंग भी लगाना पड़ेगा बिजनेस में, और जैसे ही लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग बिजनेस में लगाना चालू किया, कॉस्ट अकाउंटिंग का भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। लेटर बीइंग यूज्ड फॉर वेरिएंस एनालिसिस और कंट्रोल, एनालिसिस और कंट्रोल करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज होने लग गया। During the World War I and II, social importance of cost accounting grew with the growth of each country's defense expenditure। अब डिफेंस एक्सपेंडिचर में भी कॉस्ट अकाउंटिंग का मेजर रोल हुआ, जो हमको वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में देखने को मिला। वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में क्या था? पूरी ग्लोब ही हमारी एक तरीके से मेजोरिटी कंट्रीज उसमें क्या थी? वॉर में एंगेज थी। तो भैया आपके पास कितना इन्वेंट्री बच रहा है, कितना मैन्युफैक्चर कर पाओगे, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितना इफेक्टिवनेस है, कितना वेस्टेज हो रहा है, सबका आपको अकाउंटिंग रखनी थी, जो कॉस्ट अकाउंटिंग हमको हेल्प करता था। और कॉस्ट अकाउंटिंग और भी ज्यादा उसको पुश मिला ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर्स। ठीक है, आगे in the absence of competitive market for most of the material required for war, the government in several countries placed cost plus contract under which the price was to be paid cost of the production plus an agreed rate of profit। किसी दूसरे सब्जेक्ट में प्राइसिंग स्ट्रेटेजी का एक टॉपिक है, वहां पे कॉस्ट प्लस प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आता है। वही यहाँ पे बोल रहा है कि कॉम्पिटिटिव मार्केट के समय में, वॉर के समय में गवर्नमेंट क्या करती थी? कॉस्ट निकालती थी कि भैया एक गोली को मान लो बनाने में 500 रुपए लग रहे हैं, अब इसमें हम अपना 10% प्रॉफिट जोड़ के आगे बेच देंगे, मतलब 550 में जोड़ देंगे। तो इस टाइप के कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट भी होने लगे कि जितना हमको बनाने में लगेगा उसमें 25% 50% हम अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के आपको सेल करेंगे। तो इससे कॉस्ट अकाउंटिंग और ज्यादा डेवलप होते गया। The reliance on cost estimation by the parties to defense contract continued after World War II। और एक बार जब धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या चीज है, इसके क्या बेनिफिट्स है, ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद भी अच्छी तरीके से वर्ल्ड में फैल गया और आज तक ये यूज होता है। क्लियर बात एकदम? यस सर। आई होप आपको जो कॉस्ट अकाउंटिंग का इवोल्यूशन है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। पहले क्या था? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ धीरे धीरे चल रहा था। फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इसको थोड़ा सा पुश मिला। साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, साइंटिफिक मैनेजमेंट की लहर चली, इसको और पुश मिला। वर्ल्ड वॉर्स हुए, इसको और ज्यादा पुश मिला और ये बहुत ज्यादा डेवलप हो गया और आज भी हर कंट्री में ये यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा सब टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एज अ प्रोफेशन इन इंडिया। कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया में एज अ प्रोफेशन कब आया, कैसे आया, देखते हैं इसको। In India, prior to independence, there were a few cost accountants and they were qualified mainly from ICMA, now CIMA, London। क्या बोल रहा है? इंडिया में इंडिपेंडेंस के पहले बहुत ही कम कॉस्ट अकाउंटेंट्स थे। क्यों? क्योंकि उस समय भैया फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा चलता था और इंडिया भी क्या था? ब्रिटिश राज के अंदर में था। तो जब तक वहां से कॉस्ट अकाउंटिंग इंडिया में नहीं आएगा तब तक हमको पता नहीं चलेगा। तो इंडिया में ऐसा नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होती थी या कॉस्ट अकाउंटेंट्स नहीं थे बट बहुत कम थे। और वो भी कहां से क्वालिफाई होके आते थे? उस समय उसका नाम था ICMA, जिसका आज है सीमा, लंदन में है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट है लंदन के कॉस्ट अकाउंटेंट्स का। जैसे हमारे यहाँ क्या ICMA आई, वैसे ही लंदन की जो कॉस्ट अकाउंटिंग की इंस्टीट्यूट है उसका शॉर्ट फॉर्म है सीमा। अब इसका लॉन्ग फॉर्म क्या है ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, ये आपका क्वेश्चन ऑफ द वीडियो है। क्लियर बात है एकदम? हाँ जी सर। नेक्स्ट इज आपका ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 द नीड फॉर डेवलपिंग द प्रोफेशन इन द कंट्री वाज फेल्ड। वर्ल्ड वॉर 2 के समय मैंने जैसा आपको बताया कि वर्ल्ड वॉर के दौरान क्या हुआ, कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस अचानक से बढ़ गई। अब एकदम से डिमांड आ गई तो सप्लाई भी होनी चाहिए फुलफिल करने के लिए। तो हमको नीड लगा कि भैया हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल होने चाहिए जिनको कॉस्ट अकाउंटिंग की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी हो। तो भैया ये नीड हमको फेल्ट हुई एंड द लीडरशिप ऑफ फॉर्मिंग एन इंडियन इंस्टीट्यूट वाज टेकन बाय सम मेंबर्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज एम्प्लॉयड एट कोलकाता। और ये इनिशिएटिव लिया कोलकाता में रह रहे कुछ डिफेंस सर्विसेज के एम्प्लॉइज ने। ठीक है, उन्होंने क्या लिया कि इनिशिएटिव लिया कि भाई हम एक इंडिया की इंस्टीट्यूट खोलते हैं जो मेनली रहेगी कॉस्ट अकाउंटेंट्स के लिए। हाउएवर विद द एनैक्टमेंट ऑफ
कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1959, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जिसको आज अपन द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये कोलकाता में एस्टैब्लिश हो गई। क्योंकि हमको पता है कि ब्रिटिशर्स के टाइम में स्टार्टिंग में क्या था, इंडिया की कैपिटल कोलकाता थी, फिर उसको बाद में लेटर ऑन दिल्ली शिफ्ट किया, तो कोलकाता एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट जगह थी। तो वहां पे रह रहे डिफेंस के एम्प्लॉयज ने, डिफेंस सर्विसेज में एंगेज एम्प्लॉयज ने क्या सोचा कि इंडिया में भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग की भैया एक बॉडी होनी चाहिए, और लाइकवाइज उन्होंने इंडिया में कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स की बॉडी को एस्टैब्लिश किया, और एक्ट पास हुआ 1959 में, जो कि सीए की इंस्टीट्यूट के साथ साथ में ही रह के चलता था। फिर धीरे से इसका नाम चेंज हो गया, क्या, कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स को हटा के कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कर दिया, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी इन्हीं के अंदर में अब आता है। और क्योंकि कोलकाता के लोगों ने स्टार्ट किया था, तो जाहिर सी बात है इसका हेड ऑफिस जो है वो कोलकाता में ही सिचुएटेड हुआ, जिसको अब दिल्ली ले जाने की बात चल रही है। और आई होप अगर आप आज से 3-4 महीने बाद इस वीडियो को देख रहे होंगे तो दिल्ली में शिफ्ट हो चुका होगा हमारे इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर्स। आगे, the profession assumed further importance in 1968 when the government of India introduced cost audit under section 233B of the Indian Companies Act 1956. At present it is under section 148 of the Companies Act 2013। और ना ही सिर्फ अकाउंटिंग के लिए बल्कि कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑडिट के लिए भी गवर्नमेंट ने हमारे कंपनीज एक्ट 1956 में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 233B, जिसमें कॉस्ट ऑडिट के बारे में जिक्र किया गया कि भैया जो कॉस्ट अकाउंटिंग बन रही है उसका ऑडिट करना है, यानी उसको चेक करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया वहां कुछ स्कैम हो जाए, तो उसको चेक करने के लिए कॉस्ट ऑडिट का एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया कंपनीज एक्ट में, जो आज की डेट में सेक्शन है 148, कॉस्ट अकाउंटिंग से डील करता है। जब आप कंपनी लॉ पढ़ोगे आपके इंटरमीडिएट में जाके, तब ये चीज आपको पढ़ाई जाएगी। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन क्या है, 148, कॉस्ट ऑडिट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो इस तरीके से आज के इस लेक्चर में अपन ने देखा कि कॉस्ट अकाउंटिंग धीरे धीरे कैसे इवॉल्व होती गई और इंडिया में कॉस्ट अकाउंटिंग की शुरुआत कैसे हुई। नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखेंगे मीनिंग ऑफ सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, दैट इज कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और थोड़ा सा नीचे आए अगर अपन तो ये हो जाएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। तो 4 इंपॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर रहे होंगे। आई होप आप लोग जल्दी से इस वीडियो के ऊपर 30 लाइक्स करवा दोगे। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। कोई आपका फीडबैक हो वीडियो से रिलेटेड तो भी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।